आज मैं आपके लिए ऐसा सुपरहिट फिल्म का रिकैप लेके आया हूं जो आपको बहुत कुछ सिखा देगी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसमें फुल ऑन एक्शन, हॉरर एंड थ्रिलर है। तो सबसे पहले मेरे चैनल मूवी रिकैप बाबा को सब्सक्राइब करना न भूले, और अगर भूलने की आदत है तो भाई प्लीज आगे मत देख। कहानी की शुरुआत उस बड़े और शानदार एबनेती हवेली से होती है जो दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का घर मानी जाती है। यही ड्रू का बचपन गुजरा था और आज एक जन्मदिन का बुलावा परिवार के सभी करीबी सदस्यों को वापस घर बुला रहा है। ड्रू की पत्नी हन्ना, जिसे इस मौके पर नहीं बुलाया गया, के लिए ड्रू के साथ घर जाना कई तरह के एहसास लेकर आता है। ड्रू की ऊंची पहचान और परिवार के सामने हन्ना का एक साधारण परिवार से होना उसके लिए थोड़ा अलग सा महसूस करवाता है। खुशकिस्मती से अपने पति के साथ गहरे रिश्ते ने हन्ना को ससुराल वालों की मंजूरी दिला दी है। ड्रू की नजरों में तो वह पहले से ही इस बड़े परिवार का हिस्सा है। ड्रू के साथ होने से हन्ना का दिल काफी हद तक हल्का महसूस करने लगता है, लेकिन परिवार में हर कोई ऐसा नहीं सोचता। जैसे ही उनकी कार धीरे धीरे हवेली के करीब पहुंचती है, उन्हें पता चलता है कि बाकी लोग पहले से ही वहां आ चुके हैं। ड्रू के बड़े भाई सीजे और बहन मैडेलिन, जो एबनेती परिवार के कारोबार की नींव हैं और फोर्ब्स की सूची में शामिल हैं। सीजे और मैडेलिन, जो टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स और होटल न्यूज इंडस्ट्री संभालते हैं, अपने पिता के बुलावे पर अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद वापस लौटे हैं। आते ही वे ड्रू से सवाल करते हैं, ये कहकर कि इस दावत में तो सिर्फ परिवार के नजदीकी सदस्यों को बुलाया गया है, तो हन्ना जो परिवार से बाहर की है यहाँ कैसे हो सकती है। अपनी बीवी की हिफाजत में ड्रू कहता है कि उसे यहाँ लाना उसका अपना फैसला था। अपने भाई बहनों के इस संजीदा और सख्त रवैये के मुकाबले छोटी बहन कैमी में एक अलग ही गर्मजोशी नजर आती है। वह लाइव स्ट्रीम के जरिए एबनेती परिवार के मिलन को सबके सामने पेश करती है और हन्ना को गले लगाकर उसका प्यार से इस्तकबाल करती है। अब कैमी और ड्रू दोनों परिवार की इज्जत बरकरार रखने के लिए चैरिटी का काम संभाल रहे हैं। बटलर की आवाज उनकी बातचीत को बीच में ही रोक देती है, पर उनके अलावा ये विशाल हवेली बिल्कुल खाली है। सिर्फ बटलर ही मौजूद है क्योंकि बाकी सारे स्टाफ और सिक्योरिटी को छुट्टी दी गई है और वे अब कल सुबह तक लौटेंगे। बटलर भी इसके पीछे की वजह नहीं बता पाता। उसकी रहनुमाई में वे जल्दी से हवेली में दाखिल हो जाते हैं, जहां वो उन्हें हॉल में 30 मिनट में मिलने की हिदायत देता है और अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने को कहता है। इस खामोशी में हन्ना भाई बहनों के पहले के रवैये के बारे में सोचती है और थोड़ी उदासी महसूस करती है, लेकिन ड्रू के लिए ये सब बस उसके भाई बहनों का आपसी मामला है। वे अपने अंतहीन काम में ही खोए रहते हैं। जब उनकी मां का कैंसर की वजह से इंतकाल हुआ था, तब हन्ना ड्रू के साथ थी। ड्रू को कभी भी दौलत और पारिवारिक इज्जत के रास्ते को छोड़ने का अफसोस नहीं हुआ। हन्ना का उसके दिल में एक अलग ही मुकाम है। जैसे ही वे अपना सामान पैक करते हैं, ड्राइंग रूम में एक बुजुर्ग शख्स खड़ा होता है जो काफी देर से इंतजार कर रहा है। ये शख्स, जिसका नाम चार्ल्स है, इस हवेली का मालिक है। जब सारे बच्चे उसके सामने इकट्ठा होते हैं तो चार्ल्स अचानक हन्ना को देखकर थोड़ा हैरानी से भौहें सिकोड़ता है और ड्रू की तरफ मुखातिब होता है। नाखुश होकर वह ड्रू को याद दिलाता है कि उसकी चिट्ठी में साफ लिखा था कि यह मिलन सिर्फ करीबी रिश्तेदारों के लिए है। इससे पहले कि ड्रू कुछ कह सके, हन्ना ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। हन्ना ने बताया कि वो खुद अपनी इच्छा से चार्ल्स का जन्मदिन मनाने आए हैं और उनके लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। ऐसे हालात में चार्ल्स बस आभार ही व्यक्त कर सका। फिर उसने अपने बच्चों से कहा कि उन्हें बुलाने का कारण ये था कि किसी ने उसके सिर पर इनाम रखा है और वह उसे आधी रात तक मार डालने की धमकी दे रहा है। ये सुनकर सभी चौंक गए। सबसे पहले सीजे ने पूछा कि क्या हुआ था। बाकी लोग चुपचाप देख रहे थे, जबकि चार्ल्स, जो कुछ हद तक घबराया हुआ था, ने माना कि उसने अतीत में कुछ गलतियां की थीं और आज उन गलतियों का भुगतान करने का दिन है। मैडेलिन को कुछ गड़बड़ लगता है और उसने पूछा कि अगर चार्ल्स को किसी ने अपनी जान का खतरा बताया था तो उसने सभी नौकरों को क्यों भेज दिया, बजाय इसके कि उन्हें अपनी रक्षा के लिए रखते। ये सुनकर चार्ल्स ने हन्ना को एक अजीब सी तारीफ के साथ देखा और बताया कि वह किसी पर भी भरोसा नहीं करता सिवाय अपनी खुद की औलाद के। अगर बच्चे ये सुनिश्चित कर सके कि चार्ल्स रात तक जिंदा रहेगा तो हर एक को एक विशाल संपत्ति विरासत में मिलेगी, लेकिन अगर वो सुबह से पहले मर जाता है तो उसकी सारी संपत्ति बिना किसी शर्त के स्थानीय फाउंडेशन को दान कर दी जाएगी। सभी लोग वहीं के वहीं ठहर गए। वे अपने पिता के इस फैसले को आसानी से नहीं मान पा रहे थे, लेकिन चार्ल्स के अडिग नजरिए को देखकर उन्हें मजबूरी में उसका पालन करना पड़ा। बटलर ने ऐलान किया कि घर पूरी तरह से सील कर दिया गया है और अब किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। ये सुनकर चार्ल्स ने हन्ना की तरफ मुड़ते हुए कहा कि यह सिर्फ करीबी रिश्तेदारों का मिलन है और वह चाहे तो जा सकती है या रुक सकती है। हन्ना ने, जो परिवार में खुद को समाहित करना चाहती थी, रुकने का फैसला किया और इस मुश्किल घड़ी में अपने परिवार का साथ देने का निश्चय किया। इसके बाद चार्ल्स के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। बटलर के जाने के बाद वो अकेले अपने अध्ययन कक्ष में गए और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ा, सीजे ने बच्चों को इकट्ठा किया और इस मुश्किल हालात पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। वो इस बैठक का उद्देश्य समझ नहीं पा रहा था और उसे लग रहा था कि उसका पिता पागल हो गया है, लेकिन हन्ना को यह महसूस हो रहा था कि जब चार्ल्स ने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया है, अगर इसमें 1% भी सच्चाई हो तो वो यकीन करने के लिए तैयार थी। हन्ना ने सबको हौसला दिया कि वे चुपचाप न बैठें। अगर वे हमलावर को हमले से पहले ढूंढ लेते तो सभी सुरक्षित रह सकते थे। आखिरकार सबकी राय अलग थी, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि घर की तलाशी ली जाए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आ सके। वे एक एक कमरे की जांच करने लगे, लेकिन हन्ना की जल्दी ने सीजे को शक में डाल दिया कि वह संपत्ति के लिए ये सब कर रही है, जिसके बाद सीजे ने उसे जुबानी चुनौती दी। ड्रू तुरंत खड़ा हुआ और सीजे का सामना किया, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और लड़ाई होने की नौबत आ गई। कमी ने बीच में आकर मामले को शांत करने की कोशिश की और तलाशी को रोक दिया। समूह ने नाखुशी के साथ वहां से बाहर जाने का निर्णय लिया। उसे अपनी रीढ़ में ठंडक सी महसूस हुई जो उसके बदबूदार
पिछवाड़े तक पहुंच गई। हिम्मत जुटाते हुए उसने अपना फोन कोने में घुमा दिया, लेकिन साया गायब हो गया। सिर हिलाते हुए उसने इसे शराब के असर के रूप में खारिज कर दिया और फिर से एक और ड्रिंक बनाए। स्विमिंग पूल के पास बैठकर और फोन को स्क्रॉल करते हुए कमी पीछे से तेजी से आ रहे शख्स से बेखबर थी। एक पल में उसे खींचकर पानी में फेंक दिया गया। वो पानी में संघर्ष करती हुई मदद के लिए चिल्लाए। अगले ही पल एक जोरदार आवाज आई जब कमी को पूल में फेंक दिया गया और वह पानी की सतह पर अपने माथे पर भयानक भाव के साथ तैर रही थी। खून बह रहा था और पानी को तुरंत लाल कर दिया था। उसकी चीखों की आवाज दूसरों ने अनसुनी कर दी। इस बीच सीजे और मेडलिन लाउंज में बिलियर्ड खेल रहे थे, अपने पिता को कमजोर करने और पारिवारिक कारोबार पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ड्रू और हन्ना उनकी बात सुन रहे थे। ड्रू ने उन्हें बेनकाब नहीं किया, बल्कि कमी के गायब होने का मुद्दा उठाया। फिर चारों ने मिलकर उसकी तलाश शुरू की और जल्द ही कमी का शव पूल में मिला। वे हैरान थे और जल्दी से शव को किनारे खींच लिया, एक दूसरे को चिंतित नजरों से देख रहे थे। जब चार्ल्स ने ये खबर सुनी तो वह तुरंत पूल की तरफ दौड़े और अपनी छोटी बेटी को बिना हलचल के पड़ा देखा। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा कि यह कोई भूत है जो बदला लेने आया है। बाकी लोग उलझन में थे और जब उन्होंने पूछा तो उन्हें पता चला कि उनके पिता ने बहुत पहले एक सौदा किया था, जिसकी वजह से एक मासूम की जान गई थी। कमी की मौत एक चेतावनी थी कि अगर चार्ल्स ने अब भी कुछ नहीं किया तो वही भयंकर मौत उनका भी इंतजार कर रही थी। मेडलिन ने सलाह दी कि उन्हें तुरंत बाहर से मदद बुलानी चाहिए और पब्लिक रिलेशन से संपर्क करना चाहिए ताकि मामले को सही से संभाला जा सके। मगर यह सुनते ही चार्ल्स का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सभी को रोकते हुए कहा कि उनका कर्तव्य है कि वे अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। फिर उन्होंने घोषणा की कि कमी का हिस्सा हन्ना को मिलेगा ताकि वह एबनेथी परिवार का हिस्सा मानी जाए। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। इस स्थिति को और बिगड़ने से बचाने के लिए उन्होंने हत्यारे को ढूंढने के लिए खोज शुरू की। कमी की मौत से कई शक पैदा हुए और सीजे ने हन्ना और ड्रू पर आरोप लगाया, ये कहते हुए कि उनके पिता के फैसले से अब वे दोनों ही मुख्य लाभार्थी हैं। ड्रू, जो सीजे के बिना वजह के आरोपों से गुस्से में था, पलटवार करने की तैयारी करने लगा, लेकिन हन्ना ने उसे रोकते हुए कहा कि अभी सबसे जरूरी बात कमी के शव को संभालना है। जैसे ही वे दोनों पूल के पास पहुंचे, कमी का शव कहीं नहीं था और जमीन पर सिर्फ खून का एक पूल पड़ा था। हन्ना को एक सर्दी का एहसास हुआ जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। उस पल में उसे ये तय कर लिया था कि उसे इस जगह से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाना चाहिए। हालांकि यहाँ एक बड़ी दौलत का मौका था, लेकिन यदि इंसान जिंदा न हो तो उस दौलत का क्या फायदा। ड्रू थोड़े संकोच में था, लेकिन हन्ना के शब्दों ने उसे स्थिति की हकीकत समझा दी और दोनों ने इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की शुरुआत की। मेडलिन अकेले ही कमी के कमरे में गई, अपनी छोटी बहन को खोने के गहरे दर्द में डूबी हुई। सीजे ने मेडलिन को देखा और दोनों भाई बहन ने एक दूसरे के दिल की बातों को समझा। वे दोनों ही अपने परिवार के अफसोसजनक सदस्य थे, जिनकी जिंदगी अपने पिता के कड़े नियंत्रण में बेजान सी हो गई थी। कभी भी उन्होंने उसके आदेशों का विरोध नहीं किया। उनका भाई ड्रू पिता का प्रिय था, जो उसे हन्ना से शादी करने की इजाजत देता था और जो कुछ भी था वो कमी के लिए तय था, वही उसे दे दिया। सीजे ने मेडलिन को सांत्वना दी और अपनी भावनाओं का इजहार किया। धीरे धीरे मेडलिन का गुस्सा डर पर हावी होने लगा और दोनों ने तय किया कि अब उन्हें हन्ना और ड्रू को काबू में करना होगा। हन्ना और ड्रू को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे अब निशाने पर हैं। वो कलेक्शन रूम में पहुंचे, ये तलाश करते हुए कि कहीं से भी बाहर निकल सके। ठंडी मूर्तियों के बीच से गुजरते हुए वे बैक डोर तक पहुंचे, लेकिन वो बंद था। हन्ना ने छोटे से दरवाजे से निकलने की कोशिश की, मगर बहुत प्रयासों के बावजूद वो बाहर नहीं निकल सकी। जैसे ही उन्होंने अपनी कठिनाई महसूस, एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर महसूस हुई। वे बेखबर थे कि उनके पीछे रखी मूर्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। अचानक रोशनी चली गई। ये देखकर दोनों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन कमरे की वस्तुएं जैसे जीवित हो गई थीं और उनका रास्ता रोक दिया था। सौभाग्य से वे चतुराई से बचने में सफल रहे और वहां से भाग निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक डरावना शिकार करने वाला उन्हें घूर रहा था। जैसे ही वे मौत से बचने में सफल हुए, उन्हें कुछ कोडेड संकेत सुनाई दिए जो केवल उनके पिता ही जानते थे। ड्रू ने चार्ल्स को पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन संकेतों का पालन करते हुए वो वॉल्ट डोर तक पहुंचे और कुछ देर के लिए रुके, फिर अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वो अंदर गए, भारी वॉल्ट डोर बंद हो गया और उनकी मदद के लिए की गई चिल्लाने की आवाजें बेकार हो गईं। वॉल्ट के बाहर सीजे को बंद देखा तो मेडलिन को चिंता महसूस हुई। हालांकि अगर वे हन्ना और ड्रू को काबू नहीं करते तो वे खुद खतरे में पड़ सकते थे। वे गलियारे में चलते हुए फिर से वही कोडेड संकेत सुनते हैं, जिससे वे डर के मारे रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। एक साया धीरे धीरे कोने में दिखता है और अब उनके अलावा और उनके पिता के अलावा हन्ना और ड्रू भी बंद थे। छठे व्यक्ति कौन थे? मेडलिन उस कोने की ओर बढ़ी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो गलियारा खाली था। अचानक उसने फर्श पर कुछ पद चिन्ह देखे और वो वहीं रुक गई। उसकी बॉडी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया हो और वो अजीब तरीके से उड़ती हुई आगे बढ़ गई। शौक में उसने अपनी आंखें झपकाई और जब उन्होंने खोली तो वो जमीन पर गिर गई थी। सीजे ने जल्दी से बंदूक उठाई और चीखकर उसके पीछे दौड़ा। जब मेडलिन ने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को कामी के कमरे में पाया। जमीन पर पड़े निशान और दीवार पर कामी की तस्वीर देखकर वह हैरान हो गई। जब उसने तस्वीर के पास जाकर उसे देखा तो वह खून से लिपटी हुई थी। जैसे ही उसने तस्वीर को छूने की कोशिश की, एक चिपचिपा और गाढ़ा एहसास उसके जिस्म में फैल गया जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक महसूस हो रहा था। जब वो ऊपर देखती है तो कामी के हाथ उसके हाथों से जकड़े हुए थे और उसके गले से सड़ी हुई दुर्गंध आ रही थी। अगले पल कामी ने अपना मुंह धीरे धीरे खोला। उसकी मुंह से काली कीचड़ फटकर बाहर निकली जो मेडलिन के चेहरे पर गिर गई। वो जमीन पर तड़पते हुए संघर्ष कर रही थी। अचानक सीजे दरवाजे पर दिखाई दिया, बंदूक पकड़े हुए। कामी ने उसे धीरे धीरे खड़ा होते देखा। माथे से खून बह रहा था और वह उसके पास कदम दर कदम बढ़ रही थी। तभी एक जोरदार गोली की आवाज आई। कामी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक शातिर मुस्कान दिखाई और अचानक गायब हो गई, जबकि मेडलिन उसके पीछे खड़ी थी, बंदूक तानकर। सीजे को झटका लगा।
मैडलिन की आंखें फैल गई थीं, उसकी शर्ट डायबिटिक खून से सनी हुई थी, लेकिन वह शोक नहीं मना सका। ऐसा लगता था जैसे बाहर कुछ और हलचल हो रही हो। उसने जल्दी से बंदूक उठाई और बाहर निकला, लेकिन चारों ओर देखने पर उसे कोई नहीं देखा। कमरे के अंदर फिर से मुड़कर देखा तो एक सर्द दृश्य ने उसकी आंखों के सामने हिलाकर रख दिया। मैडलिन का शरीर गायब हो चुका था। जैसे ही श्वास कम होने लगी, ड्रू और हन्ना एक दूसरे को गले लगाकर शांति से मौत का सामना करने के लिए तैयार थे। तभी मुख्य दरवाजा अचानक खुला। सीजे उनके सामने आया, घबराया हुआ, कांपते हुए मैडलिन की मौत की खबर दी। जैसे ही वे वॉल्व से बाहर निकले, बत्तियां डरावनी तरीके से झपकने लगी और एक राक्षस की छाया दिखने लगी। अपनी भागने को कवर करने के लिए सीजे अकेले अंधेरे में चला गया। वो जोड़ा भागते हुए एक गुप्त कमरे में घुस गया। खोजबीन के दौरान उन्होंने एक प्राचीन समन्वेदी पाए। ऐसा लगता था कि किसी ने राक्षस को बुलाया था। इस बीच सीजे कमरे की खोज कर रहा था, ये बिना जाने कि राक्षस ने उसे अपना लक्ष्य बना लिया था। उसके पास सिर्फ एक गोली बची थी, जो उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो कमरे को खंगालता रहा लेकिन कुछ नहीं पाया। अचानक खिड़की से कोई आवाज आई। सीजे ने डरते हुए अपनी बंदूक ऊपर की और ध्यान से देखा तो 2 खून के पूल हवा में तैरते हुए दिखे। कांपते हुए उसने नजर डाली और एक हल्की सी काया को कोने में खड़ा पाया। सीजे ने जल्दी से अपनी आंखें खोली, उंगलियां हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऊपर सीढ़ियों पर नजर डाली तो कामी और मैडलिन उसे चुपचाप देख रहे थे और मैडलिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। सीजे का शरीर डर से कांपने लगा, लेकिन वो कुछ कर न सका। जल्द ही बर्फीली चेहरे वाली मैडलिन सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और उसे धीरे से उठाया। वह दर्दनाक चीख मारा और उसका चेहरा धीरे धीरे मुरझाने लगा, सूखा कंकाल बनकर अंधेरे में खींच लिया गया। हन्ना और ड्रू गुप्त कमरे से बाहर आए और छत अचानक अंधेरे में ढक गई। दोनों बेतहाशा स्टडी की ओर दौड़े। राक्षस उनके पीछे था। ड्रू ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, अपने पिता को पुकारते हुए। महत्वपूर्ण क्षण में उसने अंधेरे का सामना किया। घबराए हुए जोड़े को देखकर चार्ल्स ने पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं। ये जानकर कि सभी मर चुके थे, उसकी चेहरा थोड़ा उदास हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर से अपने सामान्य रूप में लौट आया। ये देखकर ड्रू ने अपने पिता से सवाल किया कि वो आखिर क्या बुला रहे थे। जैसे ही चार्ल्स को एहसास हुआ कि उसका राज खुल चुका है, उसने सच बताने का फैसला किया। उसने बताया कि जब वो बच्चा था, उसके पिता को गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया। अपनी संपत्ति के अचानक नष्ट होने को सहन नहीं कर पाने के कारण चार्ल्स ने अंधेरे रास्ते को अपनाया और पैसे के राक्षस से समझौता किया। कीमत उसकी जान थी, लेकिन डरते हुए चार्ल्स ने अपनी आत्मा को राक्षस को दे दिया और फिर एक और समझौता किया जिसमें उसने अपने परिवार के बाकी सभी सदस्य की जान दे दी और सिर्फ एक सदस्य को हमेशा के लिए जीवित रहने की अनुमति दी। चार्ल्स ने यह बताते हुए अपनी तिजोरी से एक डिब्बा निकाला। उसने एक हैंडगन निकाली और बिना देर किए अपने बेटे के माथे पर गोली चला दी। ड्रू गिर पड़ा। अब केवल चार्ल्स ही बचा था एबनाथी परिवार में। हन्ना ने अपने पति को देखा, गोली लगने के बाद दर्द में तड़पते हुए उसका दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सामने खड़ा यह आदमी, उसका बाप, अपने ही बेटे को मारने के लिए इतना क्रूर हो सकता है। उसे अपनी स्थिति का भान हुआ और यह बेहद खतरनाक था। चार्ल्स ने विकृत स्वर में हन्ना का नाम पुकारा और गन पकड़े हुए कमरे से कमरे में घूमता रहा। अचानक उसने फर्श पर खून देखा और घातक मुस्कान के साथ उस खून के निशान को फॉलो करना शुरू किया, लेकिन उसने कोई निशान नहीं पाया। उस वक्त हन्ना पहले मंजिल पर पहुंच चुकी थी और गिरा हुआ शॉटगन उठाकर आखिरी गोली भर ली थी। उसने सब कुछ दांव पर लगाने का निर्णय लिया और सोफे के नीचे छिपकर चार्ल्स के ध्यान भटकने का इंतजार किया। उसने उसे छाती में गोली मारी और प्रभाव से वह पीछे की ओर गिरा, एक पत्थर की घंटी से टकराया जो फिर से उस पर गिर पड़ी। हन्ना ने धीरे धीरे वो उपहार निकाला जिसे उसने चार्ल्स के जन्मदिन के लिए तैयार किया था। उसने डिब्बा खोला और उसमें से एक तस्वीर निकाली, एक नन्ही सी तस्वीर हन्ना और ड्रू के बीच के उस मासूम प्यार की जो उनकी उम्मीदों का प्रतीक थी। तभी यह राज खुला कि चार्ल्स के अलावा एबनाथी परिवार में कोई और भी था। ये सुनते ही चार्ल्स की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह साधारण सी दिखने वाली बाहरी लड़की उसे इस तरह मात देगी। चार्ल्स निराशा में संघर्ष कर रहा था। उसके अपने ही कर्म उसके सामने खड़े थे, उसके अपने ही परिजन जिन्हें उसने तकलीफें दी थीं। अचानक एक घना अंधेरा छा गया और एक भयानक राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका सिर 2 भागों में फट गया और एक गहरा मुंह खुल गया जिसमें पैने दांतों की कतारें थीं। एक डरावनी चीख गूंज उठी और एबनाथी परिवार का आखिरी सदस्य भी गिर पड़ा। सुबह के वक्त बटलर ने हवेली का विशाल दरवाजा खोला और हन्ना धीरे धीरे बाहर निकली। इस दृश्य ने बटलर को हैरान कर दिया। हन्ना कार की ओर बढ़ी, अपने पेट को हल्के से सहलाती हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा जो अब घने जंगल में कहीं खोती जा रही थी। मुझे लगता है ये मूवी हमें ये सिखाती है कि लालच बुरी बला है और किसी से कुछ वादा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और कुछ भी फ्री में नहीं मिलता।